दोस्तों मेरी ये वीडियो केंद्रीय बजट 2020-21 से संबंधित है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बजट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो इसका विशेष फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो न केवल सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसमें जो डेटा और फैक्ट्स दिए हैं वो आपको ऐसे में भी बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ ज़रूरी योजनाओं का उल्लेख किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई सारी योजनाओं का बजट में उल्लेख किया गया था लेकिन वो बजट के दृष्टिकोण से मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन उन सारी योजनाओं के बारे में मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊँगा क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चूँकि समय बहुत कम है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को इस मौजूदा सरकार का दूसरा तथा इस दशक का पहला बजट पेश किया। 2020-21 में व्यय होने वाली कुल राशि है 30,42,230 करोड़ रुपए, जो कि 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7% अधिक है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कितने प्रतिशत अधिक है 2019-20 के बजट से? 12.7%। 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि दर होने का अनुमान है? 10%। दोस्तों 2020-21 में जीडीपी में 10% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्व घाटा जीडीपी के 2.7% रखे जाने का लक्ष्य है। 2019-20 के संशोधित अनुमान 2.4% से यह अधिक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% पर रखा गया है जो 2019-20 के 3.8% के संशोधित अनुमान से नीचे है। दोस्तों ये देखते हैं कि 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना था और राजस्व घाटा कितना था। तो दोस्तों महालेखा नियंत्रक के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 4.59% रहा और जबकि राजस्व घाटा 3.27% रहा। दोस्तों 2020-21 के बजट को जन जन का बजट नाम दिया गया है। बजट के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला जिम्मेदार समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं कि आकांक्षी भारत से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है आकांक्षी भारत का। आकांक्षी भारत से आशय समाज के सभी तबके के लोगों द्वारा बेहतर जीवन स्तर की चाह रखना और इसके लिए प्रयास करना है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधा। विकास के लिए आकांक्षी भारत के 3 प्रमुख अवयव हैं। कौन कौन से हैं? कृषि, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विकास। इन तीनों अवयवों के विकास के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना के साथ साथ बजट में 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास से आशय सभी के लिए आर्थिक विकास से है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर आधारित है। इस भाग में उद्योग, वाणिज्य और निवेश शामिल है। बजट की तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिम्मेदार समाज या देखभाल करने वाला समाज। आइए जानते हैं कि ये क्या है। जिम्मेदार समाज अर्थात देखभाल करने वाले समाज से आशय है कि ये मानवीयता, उदारता या करुणा के साथ विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को इंडिकेट किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूं क्योंकि इससे अनावश्यक टाइम की बर्बादी होती। दोस्तों आइए देखते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी हैं। विवाद से विश्वास योजना, ये क्या है? टैक्स कर से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों को कम करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है। दूसरी क्या है? उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डे तैयार करने की बात
है। जमा पर बीमा सुरक्षा, दोस्तों आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि कुछ बैंकों पर संकट आ गया था जिससे कि लोगों का पैसा फंस गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए जमा पर बीमा सुरक्षा जो पहले 1 लाख थी उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि जमा पर बीमा सुरक्षा ये होता क्या है। तो जमा पर बीमा सुरक्षा का मतलब यह है कि यदि किसी वजह से बैंक डूब जाए या बंद हो जाए तो उसके जमाकर्ताओं को उनका पैसा किस तरह से और कितना वापस मिलेगा। जमा बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। दोस्तों नोट में देखिए, जमा पर बीमा सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DIGC के पास है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको नोट में लिखा हुआ है। दोस्तों आइए देखते हैं कि रुपया आता कहाँ से है। देखिए, उधार और अन्य देयताएं 20 पैसे, GST और अन्य कर से 18 पैसे आते हैं, निगम कर से 18 पैसे आते हैं, आयकर से 17 पैसे आते हैं, कर भिन्न राजस्व से 10 पैसे आते हैं, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 6 पैसे और सीमा शुल्क से 4 पैसे आते हैं। इस तरह देखिए दोस्तों 100 पैसे आते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा पैसे किससे आते हैं, उधार और अन्य देयताएं से 20 पैसे आते हैं। तो इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्राप्त में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है। दोस्तों ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने अलग से इसको इंडिकेट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इन करों में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है। तो देखिए दोस्तों, निगम कर का 18 पैसे, आयकर का 17 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 7 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे। इस तरह दोस्तों इन करों में से सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, निगम कर का होता है। दोस्तों ये आरोही और अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इन चारों को ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तो थी रुपए आने की बात। अब ये देखते हैं कि रुपया खर्च कैसे होता है। देखिए, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसे, ये सबसे ज़्यादा है जो खर्च होता है। उसके बाद है ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी में 18 पैसे खर्च होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिकी सहायता जिसको सब्सिडी भी बोलते हैं उसको में 6 पैसे, पेंशन में 6 पैसे और अन्य व्यय 10 पैसे। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से में। और उसके बाद ब्याज अदायगी। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NEP कार्यक्रम क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसकी डिटेल दी हुई है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। NEP कार्यक्रम अवसंरचनागत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020-25 की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2019 को यह कार्यक्रम शुरू किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 5 सालों में NEP पर 102.51 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने नोट में लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। NEP पर निवेश में सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और हवाई अड्डों का हिस्सा 36% है। इस तरह यदि देखा जाए तो NEP में सबसे महत्वपूर्ण निवेश परिवहन की आधारभूत संरचना पर ही किया जाएगा। 2020 में परिवहन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.07 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जल जीवन मिशन, PM मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन की घोषणा की। 2020-21 के बजट में 3.60 लाख करोड़ रुपए इस योजना हेतु मंजूर किए गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों मैंने इस वीडियो में
जितनी भी चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है सभी का उल्लेख किया है, इसलिए आपको सभी को बहुत ही ध्यान में रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत कार्यक्रम। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? शहरी भारत को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया। अमृत कार्यक्रम जून 2015 में देश भर में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत इन शहरों में सार्वभौमिक जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज का प्रावधान किया गया। नोट में क्या है? 2020-21 के बजट में स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत कार्यक्रम के लिए 13,750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में 5 स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु सार्वजनिक और निजी भागीदारी का प्रस्ताव है। देखते हैं दोस्तों संस्कृति और पर्यटन के लिए बजट में क्या है। पर्यटन के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? 2020-21 के बजट में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान का प्रावधान किया गया है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों 5 पुरा स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकास किया जाएगा। वो स्थल कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शिवसागर असम में। धौलावीरा गुजरात में। आदिचन्नलूर तमिलनाडु में। दोस्तों ये सभी पुरातत्व स्थल हैं और इसका जो है प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकास किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कोलकाता के संग्रहालय में न्यूमिज़मैटिक्स और व्यापार का एक संग्रहालय स्थापित करने की भी घोषणा की। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं नोट में क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2020 में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के पुनरुत्थान की घोषणा की, जो देश में सबसे पुराना है। कोलकाता में ऐतिहासिक टकसाल भवन में न्यूमिज़मैटिक्स ये क्या होता है? इसमें सिक्कों, बैंक नोट्स और मेडल्स का अध्ययन या संग्रह किया जाता है और व्यापार पर एक संग्रहालय को इसमें स्थानांतरित करने की घोषणा की। कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की? कोलकाता के ऐतिहासिक ओल्ड मिंट बिल्डिंग में स्थानांतरण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने देश के 4 अन्य संग्रहालयों का जीर्णोद्धार और पुनरुत्थान की घोषणा की। बजट में रांची झारखंड में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए सहयोग की बात कही गई है। जहाज रानी मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद के निकट हड़प्पा कालीन समुद्री स्थल लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों स्टार्टअप के लिए क्या प्रावधान है। 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ स्टार्टअप उद्यमों के लिए 10 वर्ष में से 3 वर्ष तक 100% लाभ कटौती की अनुमति प्रदान की गई। इसमें दोस्तों एक शर्त है। शर्त यह है कि कंपनी का 5% से ज़्यादा लेन देन नकद में नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए देखते हैं दोस्तों बजट में क्या प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तथा छोटी कंपनियों के लेखा परीक्षण के लिए वार्षिक टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ की गई। दोस्तों नोट में क्या है आइए देखते हैं। इससे पहले जिन कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य था, लेकिन अब इसकी सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी गई? 5 करोड़। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं स्वास्थ्य के लिए बजट में कितना आवंटन किया गया है। 2019-20 में स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन 62,398 करोड़ रुपए
था, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें मुझे एक और ख़ास चीज़ लगी जिसका मैंने उल्लेख किया है, 5 नए टीकों सहित 12 संबंधित बीमारियों को शामिल करते हुए मिशन इंद्रधनुष का विस्तार किया गया है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पहले 7 बीमारियों को कवर किया गया था, लेकिन अब 5 नए टीकों सहित कुल कितनी बीमारियों को कवर किया गया है? इसमें 12 बीमारियों को। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे हिंदी में लाभांश वितरण कर कहते हैं, ये क्या है? डिविडेंड वह रकम है जो कंपनी मुनाफा होने पर अपने शेयर धारकों को देती है। शेयर धारक को कंपनी की तरफ से मिलने वाले डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। इस बजट में कंपनियों को अब लाभांश वितरण कर नहीं देना होगा। अब यह कर निवेशकों पर लागू होगा। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल इस्टेट्स क्या है? इसमें बजट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसका उल्लेख मैंने किया है। आइए देखते हैं ये क्या है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार विदेश में रहने वाला कोई भारतीय नागरिक अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान 182 या उससे अधिक दिनों तक भारत में रहता है तो उसे रेजिडेंट निवासी माना जाएगा। बजट में इसके लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 120 दिन और बीते 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहता है तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा और उस पर आयकर के नियम लागू होंगे। दोस्तों काफ़ी लोग टैक्स बचाने के चक्कर में विदेश भाग जाते थे, इसीलिए बजट में ये प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं बजट में कृषि के लिए क्या प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए बजट में 16 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट में किसानों के कल्याण के लिए कितने सूत्री कार्य योजना की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 16 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये निबंध के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष 11 सितंबर 2019 को मथुरा में की गई थी। 2020-21 के बजट में इस कार्यक्रम पर जोर देते हुए 2025 तक भेड़ों और बकरियों में खुरपका और मुंहपका रोग के खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अन्य लक्ष्य क्या हैं। 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता दोगुनी कर 5 करोड़ 35 लाख टन से बढ़ाकर 10 करोड़ 80 लाख टन करने का भी लक्ष्य है। 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन, मौजूदा उत्पादन लगभग 140 लाख टन है, करने का प्रस्ताव है। यानी कि 140 लाख टन से बढ़ा करके 200 लाख टन करने का प्रस्ताव है। 2024-25 तक मत्स्य निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं कृषि ऋण में कितना प्रावधान किया गया है। 2020-21 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि 2019-20 में यह 13.5 लाख करोड़ रुपए था। कृषि सिंचाई और सहयोगी गतिविधियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 1,60,000 करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान रखा गया
है। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण एवं वन के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 7 और सबसे खराब 30 शहरों में 22 भारत में हैं। 2019 में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 5 वर्षीय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का आरंभ किया गया। नोट में क्या है दोस्तों, 2020-21 के बजट में स्वच्छ वायु नीति के लिए 4400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। दोस्तों इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स नोट किए हैं, न केवल ये जीएस के समान अध्ययन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसको आप ऐसे में भी कोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आइए दोस्तों देखते हैं कि बजट में महिला और बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। बजट के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जिम्मेदार समाज तथा सबकी देखभाल करने वाले भारत के तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पोषण अभियान 2017-18 में आरंभ किया गया था। इसके द्वारा बच्चों 0 से 6 वर्ष, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, जिसका उद्देश्य 2022 तक 6 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण के कारण अल्प विकास को 38.4% से कम करके 25% तक लाना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 30,007 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों बजट में इतनी ही सारी चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी जिसका मैंने उल्लेख किया है, बल्कि अन्य योजनाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है, लेकिन वो बजट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं था। उसको विस्तार पूर्वक जानना होगा, इसलिए मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा केंद्रीय बजट 2020-21 कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से उन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।